गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं आपको, तो उनके हमने आंसर्स देने हैं। विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन से दो क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? तो हमने चैप्टर में पढ़े ही हैं कि उसके लिए कौन कौन से जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ फैक्टर्स गिवन हैं, कौन कौन से हैं वो। टेम्परेचर एंड रेनफॉल, वेरिंग रेनफॉल इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। सेकंड क्वेश्चन, राइट एनी टू रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। लैंड डिग्रेडेशन के टू रीज़न हमने बताने हैं कि किन किन रीज़न से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। क्या देखिए, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स। केमिकल फर्टिलाइज़र्स का जो ओवर यूज़ होता है वो भी लैंड डिग्रेडेशन को बढ़ाता है। एंड डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों को काटना, उससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो ये तो इसके मेन टू रीज़न हुए हैं। द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड has to lead large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resources। और दूसरा दो तो ये इसके मेन फैक्टर बताए गए, मेन रीज़न बताए गए हैं सॉइल डिग्रेडेशन के, लैंड डिग्रेडेशन के। और बाकी क्या कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो हमारी लैंड है उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, ज़मीन को यूज़ में लाया जा रहा है। तो उससे ये जो नेचुरल रिसोर्स है, लैंड जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, ये डे बाय डे कम होता जा रहा है। वाई इज़ लैंड कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। कि जो लैंड है उसको एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्यों समझा जाता है? लैंड इज़ कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स बिकॉज इट कैन बी पुट टू यूज़ ऑफ वेरियस पर्पजेज़। हम इसको काफ़ी सारे पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसको एक जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो कंसिडर किया जाता है। तो कौन कौन से कामों में हम इसको यूज़ करते हैं? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़। यानी कि इंडस्ट्री लगाने में, रोड बनाने में, हाउस बनाने में, माइनिंग में, फॉरेस्ट्री में और एग्रीकल्चर में। काफ़ी सारे ये तो मेन से यूज़ बताए हैं, वैसे तो और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, बट ये मेन से हमें यहाँ पर यूज़ बताए गए हैं जो कि अक्सर हम करते रहते हैं लैंड का यूज़। फोर्थ क्वेश्चन, नेम एनी टू स्टेप दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल। हमने 2 स्टेप्स बताने हैं जो गवर्नमेंट ले रही है जानवरों को और प्लांट्स को बचाने के लिए। तो क्या हो रहा है? 2 मेजर स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व प्लांट्स, एनिमल एंड नेचुरल वेजिटेशन। तो कौन कौन से हैं वो यहाँ पर देखिए दिए गए हैं। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर्स रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन। तो देखिए ये जो चीज़ें बताई है यहाँ पर, जैसे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बायोस्फीयर्स रिजर्व हैं, ये सारे के सारे हमारी वेजिटेशन को बचाने के, नेचुरल वेजिटेशन को बचाने के लिए और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए किए जा रहे हैं। और दूसरा क्या है? अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड ट्री प्लांटेशन। ऐसे प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं जिसमें लोगों को ट्री प्लांटेशन के बारे में बताया जाता है, उसके फ़ायदे बताए जाते हैं। आपने भी सुना ही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ऐसे लोगों को मोटिवेट किया जाता है। वन महोत्सव आर ऑर्गेनाइज्ड टू कंजर्व फॉरेस्ट विच आर अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो एक वन महोत्सव मनाया जाता है, उसमें सभी पेड़ लगाते हैं। जो पेड़ हैं उनकी जो साफ़ सफाई, नीचे जो ग्राउंड होती है वहाँ पर साफ़ सफाई करते हैं वन महोत्सव में, और नए पेड़ लगाते हैं। तो जो पेड़ हैं उनको पानी वगैरह डालते हैं, खाद देते हैं। पानी तो रोज़ ही देना चाहिए, लेकिन वन महोत्सव में स्पेशल डे होता है कि उस दिन यही काम करना है। सजेस्ट द 3 वेज टू कंजर्व वाटर। वाटर को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसके 3 वेज हमने सजेस्ट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एंड अदर वेजिटेशन टू स्लो द सरफेस रन ऑफ। हमने फॉरेस्ट वगैरह को इंक्रीज़ करना है जिससे कि बारिश का जो पानी है ज़्यादा से ज़्यादा अंडरग्राउंड जा सके। रिप्लेनिशिंग अंडरग्राउंड वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
तो क्या करेंगे हम उसको कि जो रेन वाटर होता है उसको हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर इन इरीगेशन एंड शिफ्टिंग टू लेस वाटर इंटेंसिव मेथड टू एग्रीकल्चर। हमें एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा पानी यूज़ करने वाले मेथड्स को रिड्यूस करना है और बाकी नई जो ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे वाटर बचाया जा सकता है और इरिगेशन भी की जा सकती है, उस तरह के हमने मेथड्स यूज करने हैं। सेकंड क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। हेयर 3 ऑप्शंस आर गिवन, वी हैव टू चूज one right option. Which one of the following is not a factor of soil formation? First one is time, second soil texture, and third organic matter. तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि सॉइल फॉर्मेशन में यूज़ नहीं होता है? टाइम होता है, डेफिनेटली होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं। सॉइल टेक्सचर का सॉइल फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो सॉइल के साथ ही होता है। सॉइल है तो टेक्सचर तो डेफिनेटली होगा ही, तो फॉर्मेशन का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल एरोजन ऑन स्टीप स्लोपेज? कौन सा मेथड वहाँ पर सबसे ज़्यादा अप्लाई किया जाता है? जो स्टीप स्लोप्स हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा मेथड अप्लाई किया जाता है? टेरेस कल्टीवेशन वहाँ पर किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर? इनमें से कौन सा नेचर कंजर्वेशन में के फेवर में नहीं है? स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इज यूज, बल्ब को बंद कर दो जब वो यूज में नहीं है। क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग। डिस्पोज पॉली बैग आफ्टर शॉपिंग के बाद पॉली बैग को डिस्पोज करना। डिस्पोज तो कर दिया, मतलब उससे क्या होगा कि जब हम उसको डिस्पोज करेंगे, सपोज अगर हम उसको मिट्टी में दबा देंगे तो वहाँ पर खेती नहीं होगी, फसल नहीं होगी, वहाँ पर पेड़ नहीं उगेंगे, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होती है। दूसरा, अगर हम उसको जला देंगे तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन होगा, तो ये इन्वायरमेंट के फेवर में नहीं है। मैच द फॉलोइंग ऑप्शंस। देखिए इनको हमने मैच करना है। लैंड यूज़ का आएगा राइट आंसर प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। ह्यूमस ऑर्गेनिक, मैटर डिपॉजिटेड ऑन द टॉप सॉइल। रॉक डैम्स प्रिवेंट सॉइल एरोजन। बायोस्फीयर, नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लाइथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ ट्रू गिवन द रीज़न, कि अगर ट्रू है तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? अगर ट्रू है तो उसका रीज़न बताना है, फॉल्स है तो उसका भी रीज़न बताना है। फर्स्ट क्या है हमारे पास? गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ऑफ इंडिया इज़ एन ओवर पोल्यूटेड रीजन। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का एरिया है वो ज़्यादा ओवर पोल्यूटेड है हमारा, तो उसका क्या ये सच है? ट्रू है, ये ट्रू है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। River valley and plains offers suitable land for agriculture, hence they are densely populated. जो रिवर वैलीज़ होती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छी की जा सकती है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया डिक्लाइनिंग, कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो डिक्लाइन हो रही है पर पर्सन इन इंडिया में, ये ट्रू है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, द राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड राइजिंग डिमांड ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप्स आर लीडिंग टू shortages in the supply of fresh water. The shortages are either due to drying up of water sources or pollution or water pollution. कि जो वाटर है वो कम हो ही रहा है क्योंकि वाटर की डिमांड ज़्यादा हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है लोगों का। अब जैसे मोटर चलाएंगे, कई बार तो मोटर चलाई और पाइप लेके फ्लोर को वॉश करते रहेंगे, अगर पोछा लगाएंगे तो शायद इतना पानी वेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर फ्लोर को वॉश करेंगे तो ज़्यादा पानी उसमें वेस्ट होगा। तो हमें ऐसी टेक्निक्स देखनी चाहिए जो कि पानी वेस्ट ना हो, जिसकी वजह से फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं उनकी साफ़ सफाई करनी पड़ती है तो उसमें भी पानी यूज़ होता है, तो ये वेस्टेज ऑफ वाटर है कम्प्लीटली। रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट आर कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग, कि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर विंड की मूवमेंट को रोकने के लिए जो ट्रीज प्लांट किए जाते हैं उसको इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है, ये फॉल्स है।
क्योंकि उसको तो शेल्टर बेल्ट बोला जाता है। उसको जो वहाँ पर विंड मूवमेंट को रोकने के लिए जो ट्री लगाए जाते हैं वो शेल्टर बेल्ट होते हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। फॉल्स है ये भी। क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जो क्लाइमेट अगर हमारा चेंज हो रहा है तो उसमें इंसान का जो इंटरफेरेंस अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से हमारा जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और इकोसिस्टम पर उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो हमें नेचर में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस